जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सीखो कुछ भी में। आज जिस फ्रिज का मैं रिव्यू करने लगा हूँ ये एक रिव्यू भी है और एक पर्सनल जो है एक्सपीरियंस भी आप इसको कह सकते हैं। ये फ्रिज है डॉलन्स का 9193 LF क्रोम R। अच्छा, इसमें जो है काफ़ी ये डॉलन्स के फ्रिजेस में ये चीज़ें आती हैं कि ये नंबरिंग से जो है ना, ये जैसे 9193 LF है तो ये 9193 DW हो जाएगा, तो इसमें कुछ और क्वालिटीज़ हो जाएंगी। तो इस चीज़ से आपने बहुत ज़्यादा वो रहना, जब भी आपने कभी भी कोई डॉलन्स की फ्रिज या किसी भी कंपनी की फ्रिज लेनी है तो आप थोड़ा सा भी उससे धोखा खा सकते हैं। LF से या DW में जो फ़र्क है ना, उससे उसकी प्राइस में भी फ़र्क पड़ जाता है और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये मैंने 20 दिन पहले परचेज़ किया था। तो इसकी वीडियो इतनी लेट बनाने की वजह यही थी कि मैंने YouTube पे जितनी भी वीडियोस वगैरह देखी हैं इसकी, वो सिर्फ एक दुकान पे जाकर रिव्यू दे देते हैं कि ये ऐसे 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 है, लेकिन आज तक किसी ने ऑपरेशनल इसका नहीं दिया। तो मैं आपको इसका ऑपरेशनल जो है ना रिव्यू दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने 20/5 को परचेज़ किया है और आज आलमोस्ट 20 दिन तकरीबन बनते हैं। और इन्होंने जो ये दी हुई है इसकी क्वालिटीज़ वगैरह, और जो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट की हुई है कि 20 दिन की तक सब्ज़ी फ्रेश रहेगी और ये लो वोल्टेज वगैरह ये सारा कुछ। तो इसमें कुछ इसके बेनिफिट्स भी आपको बताऊंगा और इसमें कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा जो कि आपको कंपनीज नहीं बताती, ये एक्सपीरियंस से हासिल होता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये लो वोल्टेज का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये वाला जो फ्रिज है ये आपका वाकई 130 पे भी काम करेगा और इसके लिए आपको स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। ये आप ऊपर देख लें, मैंने स्टेबलाइज़र लगाया हुआ है और इसका एक पेपर मिलता है। ये पेपर आप देखें, ये लाजमी पढ़ा करें। इस पेपर के ऊपर तमाम ज़रूरी चीज़ें लिखी हुई हैं और इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका प्रोडक्ट इन्वर्टर है तो इसमें वोल्टेज स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे भाई के पास इन्वर्टर है हायर का जो ऊपर वाले पोर्शन में है, लेकिन उसको भी मैं ये आपको ये कहूँगा कि बगैर स्टेबलाइज़र के वो भी ना चलाएं, क्योंकि जब मैंने वो भी लेना था वो भी मेरे हाथ से लिया हुआ है, उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि ये बस ऐसी बातें ही होती हैं, तो आप स्टेबलाइज़र लगाएंगे तो इसमें आपका फ़ायदा ही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फ्रिज के ऊपर वाले पोर्शन से शुरू करते हैं इसको मैंने मैक्सिमम जो है ना इसको मैंने लोड किया था कि 20 दिन में ये इसका क्या होता है। तो आप ये देखें, ये काफ़ी मोटी बर्फ़ जम चुकी हुई है और वैसे इसकी अगर आप बुक वगैरह पढ़ें तो उसके मुताबिक ये लिखा हुआ है कि बाहर का दर्जा हरारत कितना हो तो ये कितना टेम्परेचर करना है। मैं एग्जैक्ट उसके मुताबिक ही चाह रहा हूँ, क्योंकि गर्मी है, जून है, तो बाहर का टेम्परेचर तकरीबन, यानी बाहर से मतलब ये जो जिस बरामदे में ये रखा हुआ है उसका टेम्परेचर, तो अगर आपका अबव 35 है तो आप 6 या 5 पे चलाएं। तो ये 5 पे चल रहा है इस वक्त, ठीक है जी। और इन्होंने जो बुक में लिखा हुआ है, बुक ज़रूर पढ़ा करें, बुक में लिखा हुआ है कि ये पीछे और इसका फासला जो है ना ये तकरीबन 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये तकरीबन मैंने 7 सेंटीमीटर का रखा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखें कि ये मैंने एक छोटा सा फ़ैन रखा हुआ है, क्योंकि दिन के टाइम में तो यहाँ पे वो चलते हैं, पंखा वगैरह चलता है, लेकिन रात के टाइम में पंखा नहीं चलता, जिसकी वजह से फिर ये कंप्रेसर पे इफ़ेक्ट होता है। तो इस वजह से मैंने ये पंखा भी रखा हुआ है ताकि ये रात के टाइम डिस्टर्ब ना हो और मैक्सिमम इसको मैं चांस दूं कि ये अच्छे तरीके से काम करे। अच्छा, फ्रीज़र को मैं दोबारा खोलता हूँ। इसमें फ्रीज़र में जो है ये 5 वे इन्होंने टेक्नोलॉजी अपनी तरफ से बनाई हुई है। क्या 5 वे है मुझे तो अभी तक समझ नहीं लगी, ठीक है जी। जिसके लिए मैंने ना कॉल भी की थी, इनके डॉलन्स के आए थे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव। इसकी अगर आप बैक साइड पे ये देखें तो ये सिर्फ एक इस ग्रिल से लेकर इस ग्रिल तक, ये दोनों ग्रिलों में बैक पे सिर्फ बर्फ़ जमती है, बाकी नीचे भी बर्फ़ नहीं है तकरीबन, और ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं है बर्फ़। बाकी ये सराउंडेड चारों तरफ बर्फ़ है। तो इससे मैं परेशान हुआ, मैंने कहा ये बैक पे इतने हिस्से में क्यों नहीं चल रही।
तो उन्होंने आगे बताया कि जी ये 5 टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे ना सिर्फ कॉइल्स इतने हिस्से में है, ठीक है जी। अब ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। जब वो आप फ्रिज को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, फिर आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि यार ये इसके पुराने वाले फ्रिजों में तो पूरी पीछे तक बर्फ़ जमती थी, तो इसमें क्यों नहीं जम रही। तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, आपने सिंपली जो है ये इनका यूनिवर्सल कॉल नंबर है, यहाँ पे आप करें, इनका रिस्पांस अच्छा होता है। 24 आवर्स में वो देखने आ गया था बंदा, तो मैंने उससे बस क्वेश्चंस किए थे कुछ, जो एक ये इसके बारे में था और दूसरा ये कि हमें स्टेबलाइज़र ज़रूरी है कि नहीं है, फासला कितना होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा जी ईच एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही तरीके से रखा हुआ है। अच्छा जी, अगर अब फ्रिज के नीचे वाले हिस्से पे आ जाएं, जो इनका सबसे बड़ा ये वाला है मसला, जिससे ये कहते हैं कि जी, जिसका दावा करते हैं कि जी फ्रेश रहती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ थीं जो 20 दिन से ऊपर होने वाली थीं, लेकिन वो तकरीबन 12 दिन आप कह लें कि वो सेम ऐसे ही था जैसे पुराने फ्रिजेज़ में होता है कि अगर आपकी कूलिंग वगैरह ठीक है तो वो जितने दिन निकालती है उतने दिन ही निकालती है। हाँ, एक चीज़ है, ये जो ओडोर फिल्टर है ये मुझे लगता है कुछ काम करता है इसका, और उसके अलावा मुझे कोई ऐसी कोई ये जो लाइट्स वगैरह हैं ये 3 तरह चेंज होती हैं, कभी ग्रीन हो जाती है, ब्लू हो जाती है, रेड हो जाती है, और ये सारा दिन चलती रहती है। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें कि आपने अगर इसकी ग्रिल को बिल्कुल पीछे यूँ कर दिया है तो ये पूरी तरह बंद नहीं होगा। आप देख रहे हैं ये गैप है। अब वो कहते हैं कि जी आपने पूरा बंद नहीं करना, वो किस वजह से, वो कुछ मुझे भी समझ लग रही थी कि इसको यूँ होना चाहिए, इसको थोड़ा सा आगे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखें इन्होंने स्पेस बनाई हुई है, ये इन्होंने स्पेस बनाई हुई है यहाँ पे, ताकि यहाँ से कूलिंग इधर जाए, ठीक है। तो ये आपने ऐसे रखना है कि बस ये पूरा बंद करके फिर इसको यहाँ से फिट कर देना है। टेम्परेचर का इसका बहुत अजीबोगरीब हिसाब है, ना नंबरिंग है ना कुछ है, बस आपको यहाँ से गिनना पड़ता है कि 1 2 3 4 5, वो कहाँ पे वो 5 बनते हैं। और बाकी इसमें LED लाइट्स हैं, ठीक है, लाइट वगैरह अच्छी है। ऊपर वाले पोर्शन में लाइट वगैरह नहीं दी हुई इन्होंने, हायर के इसी तरह के फ्रिज में ऊपर वाले में भी लाइट दी हुई है। तो समझ नहीं लगती कि इतने महंगे फ्रिजेस होने के बावजूद इसमें डीफ्रोस्ट का सिस्टम नहीं है। तो वो अब आपको मैं उसकी पहले क्वालिटियों में ये बता दूं कि इसकी जो शेल्फ़ है ना, ये इसकी स्टील की है, ठीक है जी। तो ये एक फ़ायदा है थोड़ा सा, लेकिन ये कमज़ोर है निस्बतन पुराने। अगर आप फ्रिजेस देखें तो ये देखें, इस पर ज़रा ज़्यादा बोइड डालें तो नीचे की तरफ जाते हैं। जो DW है वो पूरा शीशे की है। अब वो शीशे के उसका क्या नुकसान होता है कि अब इसमें यहाँ से कोई भी चीज़ लीक होती है तो नीचे तक चली जाती है, उसको सफाई करना आसान है। वो शीशे वाली को आपको पूरे की पूरी शीशे की वो बाहर निकाल के करना पड़ेगी। बाकी का आप देख लें, बताने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो ताकि लंबी ना हो। अच्छा जी, दूसरा इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज जो मुझे नज़र आया है वो ये नज़र आया कि इसके अगर आप इसको डिफ्रोस्ट करना चाहते हैं तो ये वाली सारी जो बर्फ़ है, ठीक है, ये जब पिघलेगी, ये पिघल कर यहाँ पर आएगी, ये पीछे इस प्लास्टिक के बॉक्स में। अब इस प्लास्टिक के बॉक्स में इतनी स्पेस ही नहीं है कि अगर आप उसको पूरे को पूरे डिफ्रोस्ट करते हैं तो ये यहाँ से भर के, ये इसके गर्मी की वजह से ये जब गर्म होता है इसका कंप्रेसर, तो ये पिघल के वो सूख कर बुखारात बन कर ये सारा ख़त्म हो जाए, तो वो आपका पानी जो है ना ओवरफ्लो होगा, ठीक है। और आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि इसको जब डिफ्रोस्ट करना है तो इसमें पानी से आप डिफ्रोस्ट कर लें। डिफ्रोस्ट करने का जो तरीका जो बुक में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि आप इसको 2 या 1 पे इसकी पावर करके इसको आप छोड़ दें, और जो मेरा ख्याल है ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको आप खाली कर दें, ऊपर वाले पोर्शन में सारी चीज़ें करके 2 या 1 पे कर दें, और इसको ऑटोमेटिकली ये जो जब इसको कूलिंग कम मिलेगी ये सारे का सारा डिफ्रोस्ट हो जाएगा और आपको फ्रिज बंद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी ये फ्रिज काम के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। अभी तक मुझे इसमें कोई ऐसी कोई नज़र नहीं आई है जो कोई बुरी चीज़ हो।
और दूसरा इसका जो है ये बॉडी वगैरह अच्छी है। और इसमें एक मसला आ रहा है, वो कह रहे हैं आजकल सब फ्रिजेज़ में ये मसला आ रहा है, जितने भी आप इन्वर्टर लें या जो भी लें वो उनकी बात किसी हद तक ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास ऊपर हायर का है उसमें भी ये बैक पे जो ये है ना, इसमें ये करंट है अर्थ का, ये अर्थ का करंट आ रहा है और तकरीबन 105 वोल्ट का करंट आ रहा है। अगर आप गीले हाथ या नंगे हाथ में हैं तो वो आपको पड़ेगा करंट। तो वो मैंने उनसे पूछा था, ये बाकी फ्रिज में कहीं पे भी करंट नहीं है, वो मैंने उनसे पूछा था कि ये क्या वजह है। वो कह रहे ये पुरानी आप लोगों की वायरिंग्स हुई हुई हैं तो इस वजह से ये करंट जो है वो आएगा। और ये बात उनकी ठीक है किसी हद तक, लेकिन मैं ये खुश हूँ कि इसकी तमाम बॉडी बाकी की कवर्ड है और इस पर सब यानी पेंट भी हुआ हुआ है, और सिवाय इसके के बैक साइड के बाकी सब पे, इवन कि ये जो पीछे इसकी ये ग्रिल है इसके पे ये भी पेंटेड है, इस पर भी करंट नहीं आता, सिर्फ ये सिल्वर वाले पे करंट आता है। तो ये मैं अभी टेस्टर मैंने लिया नहीं, वरना टेस्टर मैं लेके आपको चेक करवा देता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको चेक करवा दूँ कि करंट इसका आ रहा है कितना आ रहा है। तो ये वीडियो के साथ ही मैं लिंक कर दूँगा दूसरी सेकंड वीडियो, तो उसमें वो आप देख लीजिएगा, या मैं ले आता हूँ वहाँ से टेस्टर और आपको चेक करवा देता हूँ। टेस्टर मैंने पकड़ लिया है, ये देखें जी, ये करंट ये दे आ रहा है इसमें, ये आप देख रहे हैं ये करंट आ रहा है इसकी बॉडी में, लेकिन ये यहाँ पे करंट नहीं है। लेकिन हाथ लगाने पे भी ये करंट फील नहीं होगा आपको। ये मैंने हाथ लगाया हुआ है और नंगे पैर हूँ, ये करंट आपको फील नहीं होगा। ये 108 फ्लैक्चुएट कर रहा है 100 से 110 तक। तो ये भी आप देख लीजिएगा कि अगर आप ये फ्रिज लेके आते हैं तो ये बैक साइड जो है ना इसकी ये सेफ नहीं, ये डिसएडवांटेज में मैं आपको कहूँगा ये, और जो इसकी फ्रिज की जो आ रही है डिफ्रॉस्ट का सिस्टम, ये दोनों चीज़ें जो है ना ये इसके मैं इंतहाई डिसएडवांटेज में कहूँगा कि ये इसका कोई मुझे फ़ायदा नहीं नज़र आया और उल्टा बस डर ही है। और वो जो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा जी ये इसका कोई हल नहीं है, ये सभी ही फ्रिजों में आएगा जितने भी नए फ्रिज बन रहे हैं। इवन कि हमारे पास पुराना पहल का फ्रिज था उसमें करंट नहीं था बिल्कुल भी, हालांकि वो भी वही उसी पे चल रहा था, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि जो इन्होंने कंप्रेसर और ये चीज़ें चेंज की हैं जो नए फ्रिज में, तो उस वजह से जो है ये इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर हायर का फ्रिज पड़ा हुआ है उसमें भी यही सिस्टम है, यही कुछ मसले आ रहे हैं करंट के बैक साइड पे, लेकिन ये करंट अभी तक हमें फ़ील नहीं हुआ क्योंकि हम नंगे पैर या गीले पैरों से इसको हाथ नहीं लगा रहे। तो ये था जी इसका एक्सपीरियंस प्रीव्यू, क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब पे एक्सपीरियंस जो है ना प्रीव्यू नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको ऐसे ही मिलेगा कि ये खोला ये बंद किया ये सारा कुछ। तो मैंने 20 दिन तक इसलिए वेट किया था इसकी परफॉर्मेंस और ये सारा कुछ आपको बता सकूं जी। ये फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये आप देख भी लें कि ये है 9193 LF क्रोम R, ठीक है जी। ये इसकी रिव्यू था और इसको बहुत ख्याल किया करें। ये थोड़े थोड़े नंबरों से आपको मुख्तलिफ़ फ्रिजेस मिल सकते हैं। ये LF है, इसमें DW है, जो वो तमाम वो सेम यही चीज़ है लेकिन वो शीशे की है बॉडी और उसके अंदर प्लेट्स भी शीशे की हैं। तो ख़रीदते वक्त ज़रूर इसकी हर चीज़ की वो किया करें। इसकी बिजली की कंजम्पशन मुझे नहीं पता एक्चुअली वो कितनी है, क्योंकि ये इन्वर्टर नहीं है, तो बिजली की कंजम्पशन वगैरह का तो मुझे नहीं पता। और ये स्टेबलाइज़र लगाना कभी ना भूलें, चाहे आपको जितना मर्ज़ी कंपनी फोर्स करे या जो भी हो, कभी भी कम उस पर ना करें, क्योंकि ये जो 12 साल की वारंटी है ना, ये साफ़ उन्होंने लिखा हुआ है सिर्फ एक दफ़ा है। अगर आपका कंप्रेसर आपका उड़ जाता है तो सिर्फ एक दफ़ा ये कंप्रेसर को चेंज करके देंगे। तो ये आपने अपनी सेफ्टी के लिए इसको यकीनी बनाएं कि आपने लाजमी जो है ना इसके साथ स्टेबलाइज़र ज़रूर रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसी तरह की वीडियोस और मज़ीद जो कॉमन एक लोगों की होते हैं सवालात और चीज़ों के बारे में बताता रहूँ। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। मेरे घर में ये फ्रिज ली थी मैंने, और क्योंकि मैंने वेट कर रहा था कि 20 दिन हो जाएं तो मैं आपको इसका टोटल एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। बाकी ये फ्रिज बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं फ्रिज से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन इसकी जो डिसएडवांटेजेस थे वो मैंने भी आपको वो भी बता दिए हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।